बच्चों लोग, आज के क्लास का टॉपिक रहेगा अपना क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक का मोटो क्या समझो आप ध्यान से। हमको कभी कभी क्या होता है, एक सैंपल मिल जाएगा और बोला जाता है इस सैंपल में क्या क्या एलिमेंट है पहचानो। ठीक है, तो बेसिकली इसका मोटो क्या है, आपके अननोन सैंपल में, ठीक है, आपको एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा कि इस सैंपल में कौन कौन सा आपका एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मोटो क्या है, टू आइडेंटिफाई एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सैंपल। यानी क्वालिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब ही होता है कि हमको एलिमेंट को पहचानना है कि मेरे सैंपल में कौन कौन सा आपका एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो चलते हैं आपको नोट्स पे लेके, तो ध्यान देना। तो आपका क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बेसिकली ध्यान देना, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन मेनली होता है। तो मेनली आपका सी और एच रहेगा, तो सी और एच यहाँ दिया हुआ है। सी और एच के अलावा और क्या क्या एलिमेंट हो सकता है जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, फॉस्फोरस हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन, तो क्लोरीन तो बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन का ही पार्ट है, तो हाइड्रोजन का ही पार्ट है। तो अब हो सकता है कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये सारा आपके पास एलिमेंट हो सकता है। ठीक, अब आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा एलिमेंट सैंपल में प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कार्बन और हाइड्रोजन सैंपल में है, इसको आप कैसे पहचानोगे, इसको आप कैसे पहचानोगे। तो बोला क्या गया है, सैंपल को हम हीट करते हैं, सैंपल को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक मतलब CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो ध्यान देना, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो खुद को भेजना चाहता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, यानी खुद को क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहता है। ठीक है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड खुद को भेजेगा कहाँ पे, क्यूप्रोस ऑक्साइड में, खुद को भेजेगा क्यूप्रोस ऑक्साइड में। ठीक है, तो इंटर्न क्या करेगा, खुद का अगर रिडक्शन करता है तो जो कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा, तो कार्बन जाएगा अपने CO2 में। और अगर हाइड्रोजन होगा सिस्टम में तो हाइड्रोजन जाएगा अपने H2O में। यानी कार्बन सैंपल को हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड खुद को भेजेगा क्यूप्रस ऑक्साइड में। ठीक है, और कार्बन को भेजेगा CO2 में और H को भेजेगा आपके H2O में। ठीक है, तो ध्यान देना, अब क्या करते हैं, अगर आपका गैस अगर CO2 होगा तो उसमें एक टेस्ट दे सकता है CO2। इस गैस को हम पास करते हैं लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होगा CH फॉल्ट ट्वाइस, COOH फॉल्ट ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम CO2 गैस अगर अपने पास होगा तो उसको लाइम वाटर से पास किया जाएगा तो इसमें फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। ठीक है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा वो प्रेजेंट होता है एज ए कोलाइडल पार्टिकल, तो प्रेजेंट होता है एज ए कोलाइडल पार्टिकल की तरह प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है कि आपका पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है वो मिल्की मिल्की टर्न कर जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन का सिस्टम जो टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन इन कोलाइडल स्टेट, यानी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपका सिस्टम क्या होगा, मिल्की टर्न कर जाएगा। ठीक है, तो मिल्कीनेस अगर टर्न करा सिस्टम में, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो गैस आपका होगा CO2 होगा, तो ये आपका CO2 गैस का पहचान है। यानी सब बोल सकते हो कि मेरा गैस जो था CO2 था, अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न कर रहा है इसका मतलब गैस क्या होगा, मे बी CO2 होगा। और गैस CO2 होगा इसका मतलब सिस्टम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा,
तो CO2 गैस का मतलब सिस्टम में कार्बन प्रेजेंट होगा, सिस्टम में कार्बन प्रेजेंट होगा, सिस्टम में कार्बन का प्रेजेंस होगा। इस तरह से सिस्टम में कार्बन का प्रेजेंस को इस तरह से बताया जाता है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आप ऐड करोगे, तो जब लाइम वाटर मिल्क टर्न करता है, जब गैस पास करते हैं CO2 किस में से, लाइम वाटर में से, ठीक है। तो CO2 गैस को जब हम पास करते हैं लाइम वाटर से, तो मिल्क टर्न करता है। क्यों टर्न करता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन कोलाइडल फेज। अब ध्यान देना अगर इस सॉल्यूशन में से अगर हम फिर और इसमें पास करेंगे CO2 को, तो क्या होगा? बोला गया है इसमें फर्दर हम CO2 पास करेंगे तो होता है, इसमें फॉर्म करेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसमें फॉर्म करता है कैल्शियम इसमें फॉर्म करेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसमें फॉर्म करेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? ये होता है सोल्यूबल सोडियम H2O। तो क्या होता है, आपका जो सिस्टम है यानी जो सॉल्यूशन था, मिल्की मिल्की कलर से दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। यानी क्या होगा, आपका जो मिल्कीनेस एपियर क्या था वो दोबारा क्या होगा, डिजोल्व कर जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये भी आप हिंट को याद रखोगे, कभी कभी यहाँ तक भी आपसे पूछ सकता है कि गैस पास कर रहे हैं, जिसके पास करने से आपका सिस्टम में मिल्कीनेस कलर अपेयर कर रहा है, और उसको ज्यादा पास करेंगे तो क्या होगा, मिल्कीनेस जो है वो डिसअपेयर कर रहा है। इसका मतलब गैस क्या हो गया, CO2 हो गया, गैस हो गया CO2 और एलिमेंट हो गया कार्बन, यानी आपका ऑर्गेनिक सैंपल में कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग कार्बन बताते हैं। अगर आपके सिस्टम अगर हाइड्रोजन होगा तो क्या होता है जी, तो अगर सिस्टम में आपके पास हाइड्रोजन होगा तो हम क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन को पास करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड से, तो आपका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाता है, तो जाता है वाटर में, वाटर में। अब इस वाटर अब इस वाटर को अगर हम पास करेंगे कॉपर सल्फेट, कहाँ से, तो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रेट से। तो कॉपर सल्फेट से अगर हम पास करते हैं इसको, तो होता क्या है कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू हो जाता है, एनहाइड्रेट होता है व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का सैंपल होता है। इसमें अगर वाटर पास करोगे तो उसमें ब्लू हो जाएगा। क्यों ब्लू होता है, तो बोला गया है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। इस कंपाउंड का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, इसलिए ब्लू टर्न कर जाता है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है जी, तो इसका नाम बोला गया है ब्लू विट्रॉल। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 आपका सिस्टम ब्लू टर्न कर जाएगा। यानी अगर आपका कॉपर सल्फेट का सैंपल ब्लू टर्न कर रहा है, मतलब क्या होगा, इसमें क्या पास किया गया, वाटर पास किया गया है। और वाटर अगर बन रहा है इसका मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट होगा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जिससे से आप हाइड्रोजन को पहचान सकते हो, इससे आप हाइड्रोजन को पहचान सकते हो। ठीक है, फिर आपका कार्बन हाइड्रोजन का कैसे पहचानते हैं बच्चों लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों लोग हम लोग, अगर आपका सिस्टम में बाकी एलिमेंट जो है, यानी जो आपका हेलोजन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस अगर होगा, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो बोला गया है इन सब को पहचानने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा देखो, ये सारा कंपाउंड क्या है, जो भी एलिमेंट का हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। क्योंकि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड ही होता है। तो ये सैंपल जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है, तो उसमें क्या होगा, ये जो भी एलिमेंट का मैं बात कर रहा हूँ वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर मान लो तो इनको मुझे पहचानना है तो मुझे आयंस चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर इनको मैं पहचाना बच्चे लोग, मुझे इनको आयन में चेंज करना पड़ेगा, इनको मुझे आयंस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा एलिमेंट अभी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, अब मुझे इसको आयन में चेंज करने के लिए इसको बाहर से एक मोटिवेशन फैक्टर देना पड़ेगा। मतलब ये अपने आप तो आयनिक कंपाउंड में चेंज नहीं करेगा,
ये अपने आप आयनिक कंपाउंड चेंज नहीं करता, तो हमको फर्दर टेस्ट करने के लिए, मतलब फर्दर इनको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे आयंस चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जितना भी टेस्टिंग रिएक्शन है जहां से हम चीजों को पहचानते हैं, वो आयंस के लिए दिया हुआ है। किसे दिया हुआ है? आयंस के लिए दिया हुआ है। तो मुझे इनको आयंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आयन में कन्वर्ट करने के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। टू कन्वर्ट इट इनटू आयंस, इसके लिए अपने पास एक टेस्ट होता है। टेस्ट क्या होता है? लेस आइगनी टेस्ट। लेस आइगनी टेस्ट, ठीक है। लेस आइगनी टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो बोला क्या गया है कि जो सैंपल होता है ना, सैंपल को आप क्या करना, जैसे मान लीजिए कि तेरे पास सैंपल ऑर्गेनिक सैंपल हो, तो क्या करते हैं इसको, इस सैंपल में देखोगे तो कार्बन के साथ एक्स का बॉन्ड होगा, कार्बन के साथ सल्फर का बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। सी के साथ एन जुड़ा होगा, ठीक। तो बोला क्या गया है कि सैंपल में सोडियम डाल दो, ठीक है। तो सोडियम हम ऐड कर दिया, सैंपल में सोडियम लेके इसको हीट कर दो, इसको हीट करो, इसको फ्लेम से हीट करते हैं, ठीक है। फ्लेम से इसको हम हीट करेंगे। तो हीट, अगर हीट किया जाएगा इसको, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सोडियम मेल्ट कर जाएगा। तो सोडियम मेल्ट कर जाएगा, यानी टेस्ट ट्यूब में सोडियम और ऑर्गेनिक सैंपल का मिला के हीटिंग कर देते हैं स्ट्रांगली, तो क्या होगा, सोडियम हो जाता है मोल्टन फॉर्म में चला गया। आपको पता है कि सोडियम इज ए वेरी वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इज वेरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो सोडियम इज ए वेरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सोडियम आयन से क्या होता है, सी और एक्स का बॉन्ड टूटेगा, सी एक्स का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो सोडियम आयन से क्या होता है कि सोडियम अपना अपना बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा, यानी खुद का इलेक्ट्रॉन जो होता है लूज करेगा। बॉन्ड क्या बोलते हैं, बेसिकली यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन से वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। अब ध्यान देना, चूंकि सिस्टम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे जो जो भी एक्स है, नाइट्रोजन है और सल्फर है, उसको मोटिवेट करता है आयन आयन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भेजेगा, एक्स जो है उसका बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन का बॉन्ड तोड़ेगा, और एक्स जो है एक्स से बना देगा एक्स माइनस आयन। क्या होगा, एक्स माइनस आयन बन जाएगा। सिमिलरली अगर सल्फर होता है, तो सल्फर अगर सिस्टम में होगा तो सल्फर का बॉन्ड टूट के क्या बनता है, तो सल्फर जाता है S-2 आयन में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को आयनिक फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है। तो बाकी भी इस तरह से आयन चेंज करेगा, उसको हम डिस्कस आगे करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सोडियम आयन डालने से होता क्या है कि सिस्टम में जितना भी कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ ब्रेक करके आयंस में फॉर्म करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब सिस्टम बहुत ज्यादा हॉट हो चुका है तो उस टाइम क्या करते हैं, इस सिस्टम को कोल्ड वाटर में, यहाँ पे वाटर लिया हुआ है और कोल्ड वाटर हम प्लंज करते हैं। यहाँ पे कोल्ड वाटर है, इस सिस्टम को जो टेस्ट ट्यूब को हम प्लंज करते हैं, यानी इसको यहाँ से यहाँ डालते हैं। जब प्लंज करेंगे तो क्या होगा, आपका टेस्ट ट्यूब ब्रेक कर जाएगा। टेस्ट ट्यूब क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब ब्रेक कर जाएगा, टेस्ट ट्यूब टूट गया, टेस्ट ट्यूब टूट गया। तो जो भी आयन सिस्टम में है वो क्या होगा, पानी में आ जाएगा। तो एक्स माइनस फॉर्म किया है, जो एक्स-2 फॉर्म किया, पानी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आयंस को स्टेबल होना है तो उसके सॉल्वेंट क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है, सॉल्वेंट शुड बी, सॉल्वेंट शुड बी क्या होता है, वाटर होना चाहिए। आपका जितना भी आयंस है वाटर में क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर वाटर में नहीं डालते, ऊपर में छोड़ देते, तो ये वापस रिवर्स हो जाता है, वापस जो है रिएक्शंस रिवर्स कर जाता है, ठीक है। तो पानी में डालते हैं क्या होगा, आयन जो प्रोड्यूस किया हुआ है वो पानी में जाएगा, और पानी में क्या हो, स्टेबलाइज कर जाएगा, पानी में क्या हो, स्टेबल रहेगा। तो आपका सिस्टम में आयंस प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब वाटर को टेस्ट करके हम पहचान सकते हैं कि मेरे सिस्टम में कौन कौन सा आयन मौजूद है, और आयंस के बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनिक सैंपल का
जो एलिमेंट है उसको भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, एक एक करके मैं कन्वर्ट करता हूँ टॉपिक को, एक एक करके जो मुझे चाहिए। तो पॉइंट ये है कि लेसनी टेस्ट के बाद क्या होता है कि आपको आंसर मिल गया, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले ध्यान देना कि अगर आपके सैंपल में अगर हेलोजन होगा, ठीक है, सैंपल में क्या होगा, हेलोजन होगा। तो हेलोजन क्या होता है, हेलोजन खुद को भेजता है, खुद को भेजेगा x माइनस एन में। ठीक है, तो हेलोजन जो है लेसनी टेस्ट के बाद जाएगा कहाँ पे, x माइनस में। अभी सैंपल में हम डालते हैं AgX, करते हैं Ag प्लस ऐड करते हैं। Ag प्लस क्या होता है, इस x माइनस से रेट करके क्या बनेगा, AgS का पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, AgS का पीपीटी फॉर्म करेगा। तो AgS का क्या होगा, पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, AgS का पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे AgS का पीपीटी फॉर्म कर गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ पे जो 108 है इसको अभी हटा देता हूँ। ये जो 108 है ये बेसिकली मास किसका होता है, तो मास होता है सिल्वर का। तो आगे मुझे सिल्वर का मोलो मास का जरूरत होगा, इसलिए यहाँ पे Ag का मैंने मास लिखा हुआ है। Ag का मास होता है 108। ठीक, अब ध्यान देना, यानी आपके पास Ag का पीपीटी बना हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन अगर क्लोरीन होगा, अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन यानी ऊपर का जो एक्स माइनस है अगर क्लोरीन होगा, तो पीपीटी बनेगा AgCl का। पीपीटी बनेगा किसका, AgCl का। और आपको पता होना चाहिए कि AgCl का पीपीटी क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। तो अगर व्हाइट पीपीटी फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब जो आपका जो आयंस है वो आयन होगा क्लोरीन। इसका मतलब जो हेलोजन होगा वो होगा Cl। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका अनायन Br माइनस होता तो आपको बनता है AgBr का पीपीटी। और AgBr के पीपीटी का जो कलर होता है पेल येलो। क्या होता है, पेल येलो। तो पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, तो अगर पेल येलो कलर का कोई पीपीटी अगर बन रहा है, इसका मतलब क्या, सैंपल में Br माइनस आयन होगा। और Br माइनस का मतलब क्या होगा, सैंपल में जो आपका हलाइड है वो होगा ब्रोमीन होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि सैंपल में अगर I माइनस हो, तो I माइनस क्या करेगा, Ag के साथ पीपीटी बनेगा AgI का। और AgI का जो कलर होता है इंटेंस येलो। क्या होता है, इंटेंस येलो होगा। ठीक है, दिस इज इंटेंस येलो। इंटेंस येलो कलर कलर देख के हम बता सकते हैं कि जो पीपीटी बन रहा है AgI का। इसका मतलब जो आपका पास आयन है वो होगा आपका I माइनस। इसका मतलब कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट होगा, तो होगा आयोडीन। क्या होगा, आयोडीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम हैलोजन को पहचानते हैं सैंपल में होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहाँ ध्यान दोगे, जितना भी हाइलाइट्स है उसका मोलर मास दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। Cl का मोलर मास होता है 35.5, Br का मास होता है 80 ग्राम, और I का मास होता है 27 ग्राम। ठीक है, आपका I का मास है 27 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है। अब ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से आप लोग हाइड्रोजन एस्टिमेट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सल्फर पे। सल्फर कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो ध्यान देना, जब आपके पास सल्फर होता है ना, तो सल्फर को एस्टिमेट करने के लिए क्या होता है कि हम सल्फर किस आयन में कन्वर्ट होगा, तो बोला गया है तो सल्फर कन्वर्ट होता है S-2 में। किसमें, S-2 में। तो जो सल्फर है वो कन्वर्ट होगा S-2 में। बता ना, इसमें से हम पास करते हैं लेड एसिटेट पेपर। लेड एसिटेट पेपर
लेड एसिड पेपर में लेड का स्टेट होता है +2 में, लेड होता है +2 स्टेट में। तो कहेंगे कि सैंपल में बनता है, यानी कंपाउंड बनेगा पीबीएस, और पीबीएस का जो कलर होता है ब्लैक। क्या होता है? वो ब्लैक कलर का होता है। तो अगर मान लेते हैं कि सैंपल जो है लेड एसिड पेपर में अगर ब्लैक ब्लैक बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि सैंपल में कहने कि सल्फाइड आयन होगा, और सल्फाइड आयन का मतलब आपके पास सल्फर मौजूद होगा। ठीक है, पहला तो ये। सेकंड क्या है कि सैंपल में अगर आपका सल्फाइड आयन होगा तो उसमें आप डालोगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, Na2FeCN का होल 5। ठीक है, इसको बोला गया सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने पे होता क्या है कि आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है Na4FeCN का होल 5NOS। और जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर होता है वायलेट कलर का। वायलेट कलर का कलर क्या होता है? वायलेट होता है। कलर क्या होता है? वायलेट होता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि या तो ब्लैक कलर टर्न करे करे लेड एसिड का पेपर, या तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन को अगर वाइट टर्न करता है, इसका मतलब सैंपल में सल्फाइड आयन है, और यानी कंपाउंड में क्या होगा? सल्फर सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। तो जो ये रहा ऑल अबाउट सल्फर का। नेक्स्ट मूव करते हैं लोग। तो अगला कंपाउंड हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन कैसे पहचानते हैं। सैंपल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको कैसे पहचानोगे आप लोग? तो बोला गया है कि जब भी नाइट्रोजन को पहचानना होगा तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज एसेंशियल, यानी सिस्टम में कार्बन होगा तभी हम नाइट्रोजन पहचान पाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन यानी प्रेजेंस ऑफ सी इज एसेंशियल टू टेस्ट नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए आपके पास कार्बन होना जरूरी है, बाय लैसाग्नी टेस्ट, बाय लैसाग्नी मेथड। जो मेथड का मैं बात कर रहा हूँ उसमें अगर आपको नाइट्रोजन को पहचानना है कि सैंपल में है कि नहीं है, तो सैंपल में कार्बन होना बहुत जरूरी है। यानी इसको आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसको आप यूरिया में अप्लाई नहीं कर सकते। यूरिया में नाइट्रोजन है बट कार्बन नहीं है, तो आप लैसाग्नी टेस्ट को यूरिया के लिए अप्लाई आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, यूरिया में अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। अब पॉइंट है कि आता है कि कार्बन, ठीक है, कार्बन के होने नहीं होने से फर्क क्या पड़ता है, भी ध्यान सुनना। कार्बन होगा या नहीं होगा उससे फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान देना। जैसे मान ले कि अगर नाइट्रोजन अगर सिर्फ रहेगा तो क्या दिक्कत होगा। तो नाइट्रोजन कौन सा आयन बना जाता है? तो नाइट्रोजन अगर सिंपल रहेगा तो बनेगा N-3 अब एन में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है। N-3 कब बनेगा? जैसे मान लें कि एन पे इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन गेन करे तो बनेगा N-, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करे तो बनेगा N-2, और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या बनेगा? N-3। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा आपका N-3। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्या होता है जैसे सब इलेक्ट्रॉन को डालते होता है क्या होगा? सिस्टम में रिपल्सन बनना चालू हो जाएगा। सिस्टम रिपल्सन बढ़े तो क्या होगा? फर्दर इलेक्ट्रॉन का जो गेन है वो डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी सिस्टम इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता। यानी आपका सिंपल नाइट्रोजन रहेगा तो N-3 बनना क्या होगा? हाईली डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह होता है कि अगर अकेले नाइट्रोजन होगा तो नहीं फॉर्म करता है, क्योंकि N-3 बनना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, कार्बन के होने से फायदा क्या होता है? तो कार्बन के होने से एडवांटेज क्या होता है कि अगर सिस्टम में कार्बन मौजूद है, सिस्टम में मानते हैं कि मेरे पास कार्बन है, तो होता क्या है कि कार्बन नाइट्रोजन ऑलरेडी पहले से बॉन्ड बना सकता है CN, तो CN बना सकता है, और नेगेटिव बनेगा C पे, यानी C और N मिलकर CN- बनाएगा। तो CN- के फॉर्मेशन के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन का गेन करना है, C पे एक इलेक्ट्रॉन का गेन करना, जो कि पॉसिबल है। तो कार्बन का होने से क्या होता है? C और N का वैलेंसी पूरा हो जाएगा, और जो आयन फॉर्मेशन होगा वो कार्बन पे होगा। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नीड कम पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का नीड कम पड़ेगा। तो कार्बन नाइट्रोजन होगा तो CN- फॉर्म करेगा, तो CN- फॉर्म करता है आपके पास, यानी साइनाइड आयन फॉर्म करेगा। समझ में आया? और अगर कभी कभी मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में अगर सल्फर भी है, सल्फर प्लस कार्बन दोनों है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में दो केस हो सकते हो कि अगर आपका सोडियम जिसमें आप हीट कर रहे हो, सोडियम अगर लिमिटेड होगा तो क्या होगा, लिमिटेड सोडियम, तो लिमिटेड सोडियम होगा मतलब आपको इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन तीनों आपस में कंबाइन कर लेगा ताकि आयन का नंबर कम हो। ठीक है, देखो अगर आयन आपको ज्यादा बनाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना पड़ेगा सिस्टम में, तो अगर सोडियम बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो आयन का नंबर मिनिमम बनाने के लिए क्या करता है, आपका सल्फर कार्बन नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना के बनाएगा HCN- फॉर्म करता है ताकि इलेक्ट्रॉन मिनिमम कंज्यूम हो। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि सोडियम अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सोडियम अगर एक्सेस में होगा तो क्या होगा, तो सोडियम अगर एक्सेस में होगा, सोडियम अगर एक्सेस में होगा तो सल्फर का अपना अलग आयन फॉर्म करेगा, तो सल्फर का आयन क्या होता है, सल्फर का आयन होता है S-2, तो सल्फर का आयन अलग फॉर्म करेगा और कार्बन नाइट्रोजन मिलकर बनाएगा CN-। तो अगर सोडियम और एक्सेस में रहेगा तो इस तरह से ब्रेक करता है चीज, यानी इस तरह से होगा क्योंकि आपके पास इनफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है टू क्रिएट ऑल पॉसिबल आयंस। तो पॉसिबल आयन क्या है आपके पास, तो सल्फर से बनेगा S-2 और कार्बन नाइट्रोजन से बनेगा CN-। ये ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सिस्टम में अगर सिर्फ कार्बन और क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, तो आपका आयन क्या बन चुका है, चलो तो आपका आयन बन चुका है CN-। अब इस CN- को हम क्या करते हैं, इसको पास करते हैं FeS4 के सॉल्यूशन से, FeS4 के सॉल्यूशन से, तो FeS4 में क्या होता है, Fe का +2 स्टेट होता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में हम H2SO4 का कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देता है, तो कुछ ड्रॉप क्या करता है कि जो आपका आयरन का +2 स्टेट मौजूद है सिस्टम में, उसको कन्वर्ट करता है आपके +3 स्टेट में, आपके +3 स्टेट में। आयरन का +2 स्टेट कहाँ जाएगा, आपके आयरन के +3 स्टेट में। ठीक है, ये ध्यान रखना, आयरन का +2 स्टेट कहाँ जाएगा, आयरन के +3 स्टेट में। अब होता क्या है, आप पढ़ चुके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ध्यान रखना आपका जो CN है वो लिगेंड की तरह काम करता है, तो आपके पास जो Rn+2 सेट है उस पर अटैक करेगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा Fe(CN)(6-4। ठीक है, और जो कुछ आयरन का पार्टिकल +3 स्टेट में कन्वर्ट हुआ है वो पार्टिकल इससे कंबाइन करेगा और फॉर्म करता है Fe4 FeCN(6) बाहर में 3। ठीक है, तो आपके पास कंपाउंड फॉर्म करेगा, इस कंपाउंड का जो कलर होता है प्रशन ब्लू। क्या होता है, प्रशन ब्लू। इस कंपाउंड का जो कलर होता है प्रशियन ब्लू। ठीक है, प्रशियन ब्लू। ठीक है, यानी क्या होगा, फेरीफेरोसाइनेट, फेरीफेरोसाइनेट, इसका नाम होता है फेरीफेरोसाइनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आपके पास फेरीफेरोसाइनेट यानी प्रश्न ब्लू कलर बनेगा, इसका मतलब सिस्टम में साइनाइड आयन प्रेजेंट है, सिस्टम में साइनाइड आयन प्रेजेंट है। इसका मतलब एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट होगा जी, तो एलिमेंट होगा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, कार्बन के साथ साथ सिस्टम में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लेते हैं सिस्टम में अगर कार आपके पास सल्फर नाइट्रोजन दोनों मौजूद है और आप डालते हो सोडियम लिमिटेड अमाउंट में, और डालते हो सोडियम लिमिटेड अमाउंट में ऐड किया गया है, तो क्या होता है कि सिस्टम में कौन सा आयन क्रिएट होता है, तो सिस्टम में क्रिएट होता है HCN-। अब HCN- क्रिएट हुआ तो ध्यान देना, इसमें डालते हैं हम Fe+3, क्या डालते हैं Fe+3, तो बनता है FeSCN होल थ्राइस, FeSCN होल थ्राइस, और ये होता है ब्लड
रेड सॉल्यूशन होता है, ये होता है ब्लड रेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर HCl बना हुआ सिस्टम उसमें डाल देंगे Fe+3, आपके पास ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो ये जो ब्लड रेड कलर जो फॉर्म करेगा ना, जो ब्लड रेड कलर फॉर्म कर रहा है, इसको देख हम बोल सकते हैं सिस्टम में कौन सा आयन है। सिस्टम में आयन है HCl- यानी थायोसाइनाइड आयन है। इसका मतलब सिस्टम में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो सिस्टम में सल्फर भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा, कार्बन के साथ साथ कार्बन तो होगा ही, तो सिस्टम में सल्फर नाइट्रोजन दोनों होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये रहा ऑल अबाउट नाइट्रोजन का प्रेजेंस कैसे पहचानते हैं हम लोग। और ध्यान देना, लास्ट में सीखेंगे कि सिस्टम में फॉस्फोरस का प्रेजेंस कैसे पता करता है। सिस्टम में फॉस्फोरस है कि नहीं, कैसे पता करता है। तो बोला गया है फॉस्फोरस से हम क्या, तो फॉस्फोरस हम P-3 नहीं बना सकते हैं। पी से P-3 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, बता चुके हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है एक सिंगल एटम के लिए। तो होता क्या है कि हम सिस्टम को ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिस्टम में हम एक सोडियम पेरोक्साइड ले रहे हैं जिसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो बनेगा PO4-3। तो पॉइंट आता है कि PO4-3 क्यों फॉर्म करेगा। ध्यान देना, PO4-3 में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग एटम पे है। यहाँ पे 3 अलग अलग ऑक्सीजन है, उस पे नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एटम पे नेगेटिव बन सकता है, लेकिन सिंगल एटम पे 3 नेगेटिव पॉसिबल नहीं, इसलिए P-3 नहीं फॉर्म करेगा, PO4-3 फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्म कर लेता है। अब आफ्टर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट आयन हम इसे डालते हैं नाइट्रिक एसिड, हम डालते हैं HNO3। HNO3 के प्रेजेंस में होता क्या है कि कन्वर्ट होता है, खुद को भेजता है फॉस्फोरिक एसिड में, तो H3PO4 फॉर्म करता है, H3PO4 फॉर्म करेगा। ठीक है, अब इस फॉस्फोरिक एसिड में हम 2 चीज ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एक तो ऐड करते हैं हम नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हम ऐड करते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, प्लस अमोनियम मॉलिब्डेट हम ऐड करते हैं। अमोनियम मॉलिब्डेट हम ऐड करेंगे, तो सिस्टम में हम ऐड कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड एंड अमोनियम मॉलिब्डेट। ठीक है, अमोनियम मॉलिब्डेट हम ऐड करेंगे। ठीक, अल्टीमेटली क्या होता है, इसके एडिशन से फॉर्म क्या करेगा सिस्टम में, तो ध्यान देना, इसके एडिशन से फॉर्म क्या करता है, तो फॉर्म करता है आपके पास अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट फॉर्म करता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट फॉर्म करेगा, मोलिब्डेट फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है LOPPT, ये होता है येलो कलर का। इस PPT को पहचान के हम बोल सकते हैं कि सिस्टम में फॉस्फेट आयन होगा, और फॉस्फेट आयन इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में आपका फॉस्फोरस होगा, सिस्टम में क्या होगा, फॉस्फोरस मौजूद होगा, सिस्टम में फॉस्फोरस एलिमेंट मौजूद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों लोग हम लोग एलिमेंट को पहचानते हैं जो कि आपके कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। ठीक है।